आप सभी साथियों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित तमाम जो लोग हैं, साथी मित्रगण हैं और जो ऑनलाइन मेरे वीडियोस को देखते हैं, उन लोगों से कुछ सवाल मेरे पास आए और लोगों ने ये सवाल किए कि आखिर में ये जो जाति व्यवस्था है और बार-बार कुछ चीज़ें उठाई जाती हैं मंचों से, राजनीतिक पार्टियों मंचों से और सामाजिक संगठनों के द्वारा कि ये जातियों का जो निर्माण है, ये किसी एक विशेष जाति के द्वारा, किसी विशेष वर्ग के द्वारा इस समाज के ऊपर थोपा गया है। और लगातार ये चीज़ें बोली जाती हैं और ये सिर्फ मेरी अपने अनुभव नहीं, ये चीज़ें आप लोग भी शायद जानते ही होंगे कि बार-बार ये चीज़ें मंचों से उठाई जाती हैं कि जातियों का निर्माण किसी और ने किया। 6000 जातियों का निर्माण किया गया और उसी के वजह से आज जाति व्यवस्था लागू है और उन्हीं के कारण ये जातिवाद फैला हुआ है। लेकिन इस चीज़ को गहराई तक जब मैंने देखा, क्योंकि अभी तक लगभग मैंने सामाजिक संगठनों में कार्य किया राष्ट्रीय स्तर पे, 10 राज्य, 100 से ज़्यादा जिलाओं में और 1 लाख से ज़्यादा लोगों से अभी तक मिल चुका हूँ और खासा मेरा रिसर्च और मेरा निगरानी लोगों की मानसिकता के ऊपर रही है, क्योंकि लोगों की मानसिकता ही निर्भर करती है कि व्यक्ति किसी चीज़ को मानता है या नहीं मानता है। क्योंकि अगर कोई चीज़ें, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अगर कोई चीज़ें अगर आपके ऊपर थोपी गई होंगी, तो जैसे अगर मैंने कोई चीज़ें आपके ऊपर थोप दिया कि ये चीज़ें आपको मानना है, लेकिन अगर आपको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी अगर उन चीज़ों को आप मान रहे हैं, लेकिन अपने घर में बंद कमरे में ज़रूर विरोध करेंगे अपने बच्चे के सामने कि मजबूरीवश मुझे ये कानून मानना पड़ रहा है, क्योंकि ये गंदा है लेकिन मानना पड़ रहा है मजबूरीवश, क्योंकि राजा ने इसे हमारे ऊपर थोपा है। आप अपने घर पे तो विरोध करेंगे ना, बाहर नहीं कर सकते अपने बच्चों को, अपनी बीवी बाल बच्चे अपने पिता के सामने तो ये बातें करेंगे ही। तो बात यहाँ आता है कि अगर किसी ने जाति बनाई और जाति व्यवस्था थोपी, तो वो इतना ज़्यादा मानसिक तौर पे इतना ज़्यादा उच्च स्तर का था क्या कि उसने पूरे भारत में, क्योंकि जिसकी आबादी बताई जाती है कि मात्र भारत में 3% और वो 85% लोगों की जातियां बांटने पे कार्य में लगा हुआ था। एक तो मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता कि ये जातियों को बांटने में वो हर जगह पे बैठ करके जातियां बांटने के लिए एक पेन पेपर लेकर के बैठा हुआ था और लोगों से मनवा रहा था, क्योंकि 3% है, 97% पे जातियां कैसे थोपी जा सकती है। ये चीजें सबसे पहला सवाल उठा। दूसरा, लोगों ने स्वीकार कैसे कर लिया? लोगों ने अगर स्वीकार किया, मजबूरीवश अगर किया होता, तो कुछ समय के बाद जरूर जो लोगों ने लागू किया था उसके बाद तोड़ा जा सकता था। लेकिन संविधान लागू हुए तो आज 70 साल हो गए। संविधान लागू तो आज 70 साल हो गए ना। संविधान के तहत जातियों को तोड़ दिया गया है, लेकिन आज वर्तमान में भी लोग अभी भी जातियों को मान रहे हैं और जातियों में ही शादी कर रहे हैं। और इन चीजों को अगर देखा जाए और मैंने जो नोटिस किया उसके आधार पे मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। किसने किस किताब में क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने जो अनुभव किया वो मैं आप सभी के सामने साझा कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातें अगर तर्कशील लगेंगी तो आप मेरा समर्थन करेंगे, नहीं लगेंगी तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो मैंने इस समाज को ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में ये जातियां स्थापित कैसे हुई लोगों तक, इस चीज का जवाब मुझे आगरा में जाकर के मिला। आगरा में जब मैं संगठन के कार्य के लिए जब आगरा में गया, 2 साल रहा हूँ वहां पे, वहां से एक जवाब मिला कि जातियां निर्माण कैसे हुई होंगी, अगर निर्माण हुई। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि किसी भी चीज की उसकी उत्पत्ति और विनाश पे चर्चा करना, जब भी धर्म चर्चा करना, जब भी बैठना लोगों के बीच में, तो जिन विषय की बात हो रही है उस विषय की उत्पत्ति और विनाश पे चर्चा करना, तो उसका निचोड़ समझ में आएगा। मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ तक सही हूँ, लेकिन मैंने जो अनुभव किया वो आप तक बताने जा रहा हूँ और आपको उससे लग सकता है कि ये चीजें सही है या नहीं। मैंने आगरा से जो अनुभव किया कि एक
जो चमार जाति का, मैं उसी का लूंगा क्योंकि उसको बोलने का अधिकारी हूँ संवैधानिक तौर पे। नहीं तो अगर दूसरे पे बोलूंगा तो हो सकता है कंप्लेन हो जाए। तो इसीलिए उदाहरण स्वरूप मैं एक जाति का नाम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इस जाति के आधार पे मैं एक उदाहरण के तौर पे नाम ले रहा हूँ कि एक परिवार है। मैं शुरुआत की बात कर रहा हूँ। एक परिवार है जहाँ पे लोग अपने कर्मों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भी कर्म उन्हें अच्छा लग रहा है। किसी को गाय चराना, किसी को फसल उगाना, और किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं जूते बना सकता हूँ, मेरे हाथ में कलाकारी है जूते बनाने की। सबने अपने अपने से अपनी पसंद से किसी कार्य को चुना है। चमार ने भी जूते बनाने के कार्य, चप्पल सीने के कार्य, चप्पल बनाने जूते का कार्य सिला है। और ये कोई छोटा काम नहीं है। आज बाटा कंपनियां या बड़ी बड़ी जो जूते कंपनियां हैं, ये तो अमीर है, पैसे वाली है। इसे कला कहा जाता है। जितना ज्यादा आप कला में विकसित करेंगे और जितना बेहतरीन बनाते हैं। लेकिन चीजें चली। अब जिसने अपने बेटे को बचपन से जूते बनाना सिखाया है, ठीक है, जिसने अपनी बेटी को जूते सीना, जूते, क्योंकि वहां पे मैंने देखा आगरा में कि लोग सो करके उठते हैं और बेटा लगा है उसे काटने में, पिता लगा है उसे सीने में, मशीन पे सीते हैं उसको जूते को, बेटी लगी है सोल लगाने में, पत्नी लगी है उसको पॉलिश करने में। फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। और मैं इसे इसी तरीके से अभी बताने जा रहा हूँ। फैमिली बिजनेस है। बेटा भी काम कर रहा है, बेटी भी काम कर रही है, पति भी काम कर रहा है और पत्नी भी काम कर रही है। 4 फैमिली में है और चारों कार्य कर रहे हैं। काम करते हुए बच्चे भी जवान हुए, बड़े हुए। अब बेटा की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, और घर में ज्यादातर होता है कि बेटी की पहले शादी होती है। बेटा भले ही बड़ा हो लड़की से, लड़की की पहले शादी होगी। तो लड़की के लिए अब दूल्हा खोजा जा रहा है। अब दूल्हा जो खोजा जा रहा है, तो जो दूसरी जाति का जो ताड़ छाने वाला है, जो पासी जाति का है, जिसने अपनी बेटी को ताड़ी बेचना ही सिखाया है या ताड़ के चीजों बनाना सिखाया है, पासी जाति में जो उसके कर्म थे, अब वो कह रहा है कि मैं ऐसी लड़की को अपने घर में क्यों लाऊं जो वो मेरा काम को जानती ही नहीं है, मेरे काम को वो जानती ही नहीं है। और पिता भी, लड़की का पिता भी यही बात सोच रहा कि मैं अपनी बेटी को उस घर में भेजूं क्योंकि जो मैंने सिखाया है वो जाके कर सके। अब मैंने चमड़ा का सामान उसे जूता बनाना सिखाया है, अब उसे मैं ऐसे घर में भेज दूं जहां पे उसके कला का कोई भी कदर ना हो और वैल्यू ना हो और वो उस कार्य को कर ना सके। और फिर अगर वहां जाती है दूसरी कर्म करने वाले लोगों में या खेती करने वाले घर में शादी हो, फूल उगाने वालों में हो, सब्जी उगाने वालों में हो, घड़े बनाने वाले के घर में हम अपनी बेटी को भेजते हैं, तो हमने 20 साल जो उसको शिक्षा दिया है जूते बनाने का, अब वो 10-5 साल जाके वहां लगाएगी मटके बनाने सीखने में। तो हम अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करें कि जहां जाते के साथ उस घर में हैबिचुएट हो जाए, मतलब मिल जाए वहां जाकर के तुरंत। और हम ऐसा करते हैं। सर जी आपने बताया कि मैं किसी होटल में हूँ, खाना बनाने का काम करता हूँ, खाने बनाने वाले कंपनी में ही होटल में शायद है। तो उस कंपनी का जो मैनेजर है, जाहिर सी बात है कि जिसको खाना बनाने पहले से आता है उसको अपने कंपनी में रखेगा या फिर किसी भी व्यक्ति को उठा करके पहले खाना बनाना सिखाएगा। जाहिर सी बात है कि व्यापार में लोग उसी को अपने साथ में रखते हैं जिसको पहले से बनाने आता है। तो एक पिता भी अपनी बेटी को उसी घर में देना चाहता है कि जहां पे वो जाए और जाकर के सेट हो जाए। तो उसने अपने मर्जी से अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मेरी बेटी का हाथ का जो कला है वो जूते सीने का हाथ में कला है, और ये कोई गलत नहीं है। लोगों ने इसे बुरी तरीके से आज के समय में प्रदर्शित किया है। बाटा कंपनियां या बड़े बड़े कंपनियां जो आज आप पहन रहे हैं, वो कंपनियां के लोग क्या कर रहे हैं, जूते ही तो बनवा रहे हैं। तो ये एक आर्ट है, कला है। तो लोगों ने, उसने अपनी ही बेटी की शादी वैसे घर में की जहाँ पे पहले ही से वैसे कार्य किए गए जा रहे हैं।
उसने अपने समाज में खोजा कि कौन व्यक्ति जूते बनाने का काम करता है, जहाँ पे मेरी बेटी यहाँ से निकल कर जाए और वहाँ के ऑक्यूपेशन, जो वहाँ का व्यापार है, जो वहाँ का कार्यभार है, उसमें डायरेक्ट जाकर के फिट हो जाए, उसे अलग से फिर से सीखना ना पड़े। उसने उसी जाति में जाकर के, जिस जाति नहीं देखी, उस समय जातियां नहीं थी, ये जाति की जो कास्ट का जो सब्जेक्ट, जो शब्द उपयोग होता है, उस समय नहीं था। उस समय था क्या कि ये कौन सा कार्य कर रहा है, कर्म, कौन सा कर्म कर रहा है। जातियां आज बात आती हैं, इसीलिए जो लोग मेरी बातें सुन रहे होंगे उनको लग सकता है बुरा, लेकिन उस समय कास्ट नहीं था, जातियां नहीं पूछी जाती थी कि आप किस जाति से हो। ये देखा जाता था कि ये कौन सा काम करता है, और उसी काम के अकॉर्डिंग हम अपने घर के बेटी को शादी करते थे कि मेरी बेटी ये काम जानती है और उस घर का बेटा वही काम करता है, उस घर का फैमिली का वही बिजनेस है, हम अपनी बेटी को वैसे ही घर में दे देते हैं। जैसे आज हम क्या करते हैं, आज हम क्या करते हैं कि अगर हमारी बेटी डॉक्टर है तो लड़का भी खोजते हैं कि अगर डॉक्टर मिल जाए तो दोनों एक साथ नौकरी करेगा। कोई अंदर में अभी रूम में बता रहा था कि लड़का आर्मी में था और लड़की टीचर थी, तो शादी नहीं हुआ। वो बोल रहा था कि यार मैं भी अलग, और मैं तो हूं ही बॉर्डर पे, और मेरी बेबी भी जॉब पे ही जाएगी तो घर में माँ बाप का रखवा ले, देख रेख कौन करेगा। तो नहीं, ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए जो वो करती है। तो ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा, मतलब आप क्या करते हो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। आप आज डॉक्टरी लाइन का देख लीजिए, आज आप बिजनेस लाइन का भी देख लीजिए। जो कपड़े दुकान खोला हुआ है वो चाहता है कि ऐसे मिले कि जो डायरेक्ट आकर के मेरा कार्यभार संभालने लग जाए। उसी तरीके से उस समय भी एक पिता ने अपनी बेटी को वैसे ही घर में दिया कि मेरी बेटी का हुनर है जूता बनाना, मैं जूते बनाने वाले घर में ही अपनी बेटी को शादी करूंगा। अब शादी कर दिया, अब उसके घर में एक लड़की कम पड़ गई, मतलब एक व्यक्ति कम पड़ गया काम करने वाला। अब उसकी आई शादी की बारी किसकी, बेटे की। अब बेटे की जब शादी आई तो बेटा का जब शादी करने का आया तो पिता ने सोचा बेटी की कमी कौन पूरा करेगा, बहू। तो बहू का कौन से लाएंगे, जो आते के साथ हमारा काम को, हमारे व्यापार को, बिजनेस को संभाल ले, हमारे बिजनेस को संभाल ले। अब कोई अनजान लड़की को उठा करके ले आए, फिर 5 साल उसको सिखाए, इससे अच्छा है कि ऐसी लड़की को ही खोज ले डायरेक्ट, जो पहले से काम करता हो। जैसे होटल में होता है, जो पहले से खाना बनाना जानता है उसको उठा करके हम काम करवाने लग जाते हैं। उससे तो हम पहले नहीं बोलते कि बाबू चलो हम तुमको खाना बनाना सिखाएंगे, उसके बाद तुम काम करना। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। आज प्रोफेशनल चाहिए सबको। जो प्रोफेशनल आज तो और ज्यादा होता है कि जो डिग्रीधारी है, खाना बनाने में भी जिसने बावर्ची का पढ़ाई किया है उसका ज्यादा डिमांड है। तो जो बेस्ट स्किल वाले हैं वैसा ही लोग, तो लड़के अपने बेटे के लिए भी उसने ऐसी लड़की खोजना, तलाश करना शुरू कर दिया कि जो वो कार्य को जानती हो पहले से। तो वो ऐसी लड़की को ही ब्याह करके घर ले आया। अब ये सिस्टम जो मैंने एक जाति के अनुसार बताया, यही सभी जातियों में होना शुरू हुआ। सबने ऑक्यूपेशन के आधार पे, कर्म के आधार पे लोगों ने अपने घर में बेटे को और बेटियों को शादी कराना शुरू किया था। धीरे धीरे ये चीजें आगे चलती गई और इंसान का जो अहंकार है अपने आप कार्य करता है। इसे अपर जाति और निचली जाति से हटा दीजिए। मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है समाज में कि चमार वाल्मीकि को अपने से नीचे मानता है। चमार कहता है हम हाड़ी भुइया से शादी क्यों करेंगे, हाड़ी कहता है भुइया मेरे से नीचे है, दुसाद कहता है कि चमार मेरे से नीचे है। फिर उससे बड़ी जातियां कहती हैं, कोरी कुशवाहा कहते हैं जो ओबीसी में आते हैं कि ये चमार दुसाद हमारे से नीचे है। फिर वैसे लोग जो बनिए हैं वे कहते हैं कि ये ओबीसी वाले, शूद्र वाले जो मेरे से नीचे है। क्षत्रिय कहते हैं कि ये वैश्य हमारे से नीचे है, और ब्राह्मण कहता है ये सब मेरे से नीचे है। तो ये कैटेगराइज क्या हुआ, आप अपने कामों में भी देखिएगा। आज सारे संगठन जो तथाकथित बहुजनों के जो संगठन है, अगर सबसे पूछा जाए मिथिलेश भाई कि किसका संगठन सबसे अच्छा काम कर रहा है, सब क्या बोलेगा? सबका अपना अच्छा चल रहा है। हाँ, सब कहेगा कि मेरा सही है और आप दूसरा का गलत। ये कौन कहलवा रहा है? बुद्ध कहते हैं ये तुम्हारा अहंकार कहलवाता है। अहंकार ही इसका जड़ है जो ये कहलवाता है कि ये मेरे से नीचे है। क्योंकि मैं
बौद्ध धर्म में ही, बुद्ध के धर्म में ही मुझे ही ये बातें कही गई कि तुम सिर्फ कहो कि गौतम बुद्ध बड़े हैं और बाकी जो मोहम्मद है, जीसस है, महावीर है, कबीर है, रविदास है, ये उनसे नीचे है। क्यों? क्योंकि जिस धर्म को मैं मानता हूं वो महान और बाकी सारे धर्म नीचे। इस्लाम को मानने वाले कहते हैं मेरा धर्म महान और बाकी सारे धर्म नीचे है। हिंदू कहते हैं मेरा धर्म महान, बाकी सब धर्म नीचे हैं। सारे धर्म को मानने वाला व्यक्ति कहता है मेरा धर्म महान और दूसरे का धर्म नीचे है। और इसे तो आप धर्म के स्तर पे देख लिए, आप मोहल्ले के स्तर पे मैं बताता हूँ और अपनी उदाहरण दे के ही बताता हूँ। जब मैं थोड़ी सी बदमाशी किया करता था, उसे पकड़ के रख लीजिए, आप बैठ जाइए, एक पकड़ कर। जब मैं छोटा था तो बदमाशी जब किया करता था तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ये ना मोहल्ला का लड़का लोग बिगाड़ दिया है, फलाना का लड़का लोग। अब बच्चा थे तो सभी के घरों में जाया करते थे। अब जैसे यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए, अब हम इनके घर भी गए, अब इनका बच्चा भी बदमाशी कर रहा है, तो ये इनसे मैंने सुना क्या, ये भी कह रहे हैं मेरा बेटा सही है, फलानवा का लड़का बिगाड़ दिया है। अब इनके घर गए, ये भी कह रहे हैं मेरा बेटा सही है, फलानवा का लड़का बिगाड़ दिया। मेरे मोहल्ले में 10 घर और 10 के माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बेटा सही है और फलानवा का लड़का बिगाड़ दिया है। अब मेरा तो सबसे पहला सवाल ये आया कि फलानवा का लड़का है कौन? वो फलानवा का लड़का है कौन जो बिगाड़ दिया? 10 को घर है और 10 घर का माँ बाप यही कह रहा है मेरा बेटा सही है और फलानवा का लड़का ने बिगाड़ दिया है। तो ये फलानवा का लड़का है कौन? सब एक दूसरे को गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम लोग के बीच में क्या है? कौन है? हम खुद गलत हैं। हम स्वयं गलत है, वो दोष अपने पे नहीं ले रहे हैं कि मेरा बेटा गलत है। हम बोल रहे हैं फलानवा ने बिगाड़ दिया है, हमारा वाला तो सही है। अहंकार ही बोल रहा है ना। अहंकार स्वीकार नहीं करता है कि गलत हम है। अहंकार स्वीकार नहीं करता है कि हम गलत है। ये मैंने जमीनी स्तर पे उदाहरण दिया। अहंकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है कि हम गलत है। आज भी जो बड़े बड़े मंच पे बोलने वाले, जो भाषण देने वाले तथाकथित बहुजनों के जो नेता है, वो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो, और ये कहते हैं तुम्हारे दुखों का कारण ब्राह्मण है, तुम्हारे दुखों का कारण क्षत्रिय है। क्या ये बुद्ध को मान रहे हैं? नहीं। बुद्ध की फिलॉसफी, बुद्ध का ज्ञान ये कहता है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम स्वयं हो। और वर्तमान के जो बहुजन नेता है, जो बुद्ध की तस्वीरों का उपयोग करते हैं अपने बैनरों पे और नमो बुद्धाय शब्द का भी उपयोग करते हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे दुख का कारण ब्राह्मण। तो ये अहंकार, बुद्ध ने बताया है बारीकी से कि अहंकार सूक्ष्म स्तर पे भी होता है और वहां पे वो श्रेष्ठता की भावना रखता है। वो स्वीकार ही नहीं करेगा कि मैं गलत हूं, स्वीकार करता ही नहीं है कि मैं नीच हूं। जैसा मुझे कहा गया कि गौतम बुद्ध बड़े हैं, बाकी सारे जो है वो छोटे मोटे हैं। मैंने कहा मानूंगा तो सबको बराबर, नहीं तो किसी को नहीं मानूंगा। मानूंगा तो सबको बराबर, चाहे बुद्ध को, महावीर को, जीसस को, मोहम्मद को एक ही लाइन में मानूंगा, और नहीं तो किसी को नहीं मानूंगा। कोई श्रेष्ठ है और कोई नीचे, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ होने का जगह क्या आता है? मैं अपने आप को श्रेष्ठ कब मानूंगा? जब आप सभी को मैं नीच मानूंगा। मेरा श्रेष्ठता का भाव आपके नीच होने पे आधारित है। हम अगर श्रेष्ठ मान लिए तो जाहिर सी बात है आपको मैंने नीच माना है। तो ये भावना तो अहंकार की ही है ना। तो ये अहंकार कोई और नहीं देता है, ये इंसान का स्वभाव है और जो इसे दुख देता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अहंकार है, और जब तक वो ध्यान के माध्यम से उस जगह तक शील, समाधि और प्रज्ञा को स्वीकार कर उस रास्ते पे नहीं चलता है, पंचशीलों को नहीं मानता है, अष्टांगिक मार्गों पे नहीं चलता है, तब तक उसका अहंकार से वो मुक्त नहीं हो सकता है। और जब तक वो अहंकार से मुक्त नहीं होगा तो श्रेष्ठता और नीचता की भावना से भी मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये श्रेष्ठता और नीचता की भावना ही हमारे समाज का गिरने का कारण है। इस समाज का, जो मानव समाज है, इसके गिरने का कारण वही। तो उसी तरीके से जातियां भी, वो जातियां नहीं थी, वो कर्म थे कि कर्म के आधार पे हम एक दूसरे से शादी किया करते थे। कर्म को देखते हुए, ऑक्यूपेशन को देखते हुए कि वो उसी ऑक्यूपेशन का और मैं भी उसी ऑक्यूपेशन का हूँ।
लेकिन धीरे धीरे ये श्रेष्ठता की भावना आने लगी कि ये जो कार्य कर रहा है ये नीच वाला है और मैं जो कार्य कर रहा हूं इससे ऊंच वाला है। ये अपने आप आया, ये लोगों ने स्वयं अपने अंदर में पाला और स्वयं इसको बढ़ाया है। लेकिन एक लंबा समय अरसा गुजरने के बाद, 2500 साल गुजरने के बाद, 5000 साल गुजरने के बाद, कुछ नेताओं द्वारा जो अपने पीछे भीड़ इकट्ठा करना चाहते थे, उन लोगों ने जिस समाज से जब हम फाइट नहीं कर पाते हैं अपने टैलेंट के वजह से, तो हम क्या करते हैं? गाली गलौज या विरोध करना शुरू करते हैं। विरोध करना कमजोरों का लक्षण है, ताकतवर का नहीं। विरोध करना कमजोरों का लक्षण है, ताकतवर का नहीं। ताकतवर तो ताकतवर हो जाता है। अगर मैं ताकतवर ही हो जाऊंगा, दिखूंगा ही ताकतवर, तो इसमें से कोई बच्चा आकर के, जो ये बच्चा है, मैं बच्चा के तौर पे, उम्र के तौर पे नहीं बता रहा, मतलब एक सभ्यता की ताकत के ऊपर बता रहा हूँ, तो ये बच्चा मुझसे फाइट करने आएगा, जानता है ये इतना हट्टा कट्टा है, मेरे से भिड़ेगा ही नहीं। तो अगर हम ताकतवर हो जाएं तो मुझे विरोध करने की जरूरत है? इसका विरोध करने की जरूरत है इस बच्चे की? नहीं, ये बच्चा मुझे देखकर ऐसा ही डरेगा। तो हमें खुद ताकतवर होना था, लेकिन उन नेताओं ने, चूंकि बुद्ध को मानने वाले लोग नहीं थे, दूसरे पे आरोप लगाने वाला ये समाज कि फलानवा के वजह से मेरा बेटा बिगड़ा है, फलानवा की वजह से मेरा दुख मिल रहा है, तो इस मानसिकता को देख करके उस समय के वर्तमान नेताओं ने इसका फायदा उठाया और ये चीजें समाज में प्रचारित की कि जातियों में विभाजन इन लोगों ने किया है, फलाने लोगों ने हमें आकर के टुकड़ों में बांट दिया है। और इसकी राजनीति कर उन लोगों ने बड़े पैमाने पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, वोट बैंक का आधार किया और चुनाव जीत करके उन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई। और हुआ क्या? संपत्ति तो बना लिया है हमारे 131 सांसदों ने, लेकिन समाज का क्या हाल है? तो एक चीजें तो बदलाव आई कि हाँ चलो, लोग अब शिक्षा का आया, अंग्रेजों ने जब लेकर के आए शिक्षा पद्धति को भारत में, तो लोगों को लगा कि इसके अलावा भी कुछ और काम है। तो आज लग रहा है चमारों को कि चमार जूता का काम करने से ज्यादा आईएएस बनना ज्यादा बेहतरीन है। आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बनना ज्यादा बेहतरीन है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना बेहतरीन है, वो कर रहे हैं। आज डॉक्टर एक जाति हो गई है, अगर देखा जाए तो आज डॉक्टर एक जाति हो गई है। डॉक्टर आपस में शादी कर रहा है, इंजीनियर आपस में शादी कर रहा है, एक्टर एक्ट्रेस आपस में शादी कर रहे हैं, अपने ऑक्यूपेशन के आधार पे ही ना, ये देख करके कि नहीं हमारे में अपने में करना ज्यादा बेहतरीन होगा। तो इसलिए ये चीजें, हम किसी पे इल्जाम लगाना, हम नहीं मानते कि ये कोई किसी पे थोपता तो ये चीजें इतने लंबे साल तक, 5000 साल तक ये चीजें लोगों के अंदर होती। आज भी लोग, आज लोगों में, हाँ ये मानता हूं कि अब टूटनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि अब तो कर्म के आधार पे नहीं है ना। अब तो जरूरी नहीं है कि जो चमार है वो जूते के बनाने का ही काम कर रहा हो, अब वो कुछ और भी काम कर रहा है, अब वो कहीं और भी शादी करनी चाहिए। तो ये धारणा को अगर तोड़ना चाहता है ये समाज, तो ये तोड़ने के लिए कौन आएगा? क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि जिसका उत्पत्ति हुआ है उसका विनाश भी होगा। तो कर्म के आधार पे पहले हम शादियां करते थे, अब उसका विनाश हो चुका है, चमार जाति का विनाश हो चुका है। अब कोई चमार नहीं है, क्योंकि चमार कब कहेंगे? जब वो चमड़ा का काम कर रहा हो, जूते बनाने का काम कर रहा हो। लेकिन अब जूते का बनाने का काम आप कर ही नहीं रहे हो, तो आप चमार कैसे? तो स्वयं को चमार मानना बंद करे, पहली बात कि स्वयं को चमार बनना बंद करे। और दूसरा, अपने से जा करके दूसरी जातियों में शादी करे। अगर संगठन में है तो, लेकिन फिर भी अभी क्या हो रहा है, एक केस आया धनबाद का, एक साथी मंचों से जाति का विरोध कर रहे थे कि जातियां टूटनी चाहिए, जातियां बर्बाद कर रही हैं, जातियां ब्राह्मणों द्वारा थोपी गई हैं। और उन्होंने शादी की अपने बेटे की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने बेटी की शादी कहाँ की है? आप तो बोल रहे हो कि जाति गलत है। तो बोल रहे हैं हमने तो बौद्ध धर्म में शादी किया है अपनी बेटी का। मैंने बोला बौद्ध धर्म में किए हैं, लेकिन लड़की किस घर की थी, किस जाति की थी? तो बौद्ध धर्म में थी, चमारे जाति की थी। तो आप बौद्ध धर्म में भी शादी करने जा रहे हो और जाति खोज के शादी कर रहे हो, तो क्या चाहते हो? ब्राह्मण आकर के अपनी बेटी देगा? तो कौन आएगा जाति तोड़ने के लिए? अगर आप जाति का विरोध कर रहे हो कि जातियां टूटनी चाहिए, तो कौन तोड़ेगा आकर के? मेरा पहला सबसे बड़ा सवाल तो ये है। कोई दूसरा कोई आके तोड़ेगा कि आप सब तोड़ेंगे? कौन तोड़ेगा मिथिलेश भाई? जाति का मन से भाषण देंगे और फिर शादी चमार में ही करेंगे, कौन आके तोड़ेगा आपकी जातियां?
आपको ही तोड़नी होगी ना। आपको आदर्श सेट करना होगा, आपको एग्जाम्पल सेट करना होगा समाज में कि आपने अगर आपके समाज में आपके जो संगठन आपने बनाया है उस संगठन में अगर और भी जाति के लोग हैं, चमार है, दुसाध है, कोयरी है, यादव है, तो आप अगर उनके घर की बहन बेटियों के साथ रोटी बेटी का रिश्ता निभाएंगे तो आपको निभाना पड़ेगा ना पहले। यहीं पे शायद दुसाध जाती है, चमार जाती है, आपस में शादी करे। कौन आएगा? ब्राह्मण आएगा कहने के लिए कि बाबू तुम दुसाध हो, चमार के घर में बेटी दे दो? कौन आएगा कहने के लिए आपसे? कोई आएगा? ऊपर से टपकेगा, मसीहा के इंतजार में है कि कोई मसीहा आकर के आपकी जातियों को तोड़ देगा। फिर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए, आपसे आकर बोले बाबू प्लीज शादी कर लो ना दूसरी जाति में, तो शादी करेंगे। अरे जाति अगर गलत लग रही है तो बाहर जाके शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन मना किया? आज कोई पकड़ के रखा है? कोई उपाय नहीं है। जो लोग जाति का आंदोलन चला रहे हैं अगर वही आपस में बेटी रोटी का रिश्ता निभाने लग जाए, जातियां टूट जाएंगी। क्योंकि अभी तक जहां तक मुझे जानकारी है 400-500 जातियां संगठन में एकत्रित हुई हैं अभी तक 6000 जातियों में, और ऐसे तो बड़े संगठनों के लोग कहते हैं कि 2500 जातियों को हमने एकत्रित किया है। तो कम से कम जिन 2500 जातियों को एकत्रित किए हैं उनमें ही इंटरकास्ट मैरिज करवा दे, इंटरकास्ट मैरिज वही हो जाए। और जो संगठन में आपस में अलग अलग जातियों के जो लोग हैं ये आपस में ही अपनी बहन बेटियों का आदान प्रदान क्यों नहीं करते, बेटी रोटी का रिश्ता निभाते? जी क्या बोल रहे थे? बाबा साहब का पूजने से और उनको अगरबत्ती दिखाने से थोड़ी ना विचार उनका जो ईश्वर बोल रहे हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, विचार पे जीना होगा, करना होगा, तब परिवर्तन। हाँ, यहाँ लोग बैठे हुए हैं और जय भीम का नारा ऐसे लगता है जैसे कि जय भीम ऐसे बोलते हैं, नमो बुद्धाय ऐसे बोलते हैं जैसे रुद्राक्ष माला दे दिया जाए 108 तो दिन भर 108 बार जय भीम बोलेंगे उनके घर का भला हो जाएगा, या 108 बार नमो बुद्धाय बोलेंगे उनके घर का भला हो जाएगा। स्वामी जी जो बोल रहे हैं टोटल बाबा साहब का ही बात, जो बाबा साहब चाहते थे, और बाबा साहब जो संविधान लिखे उनका मेन मतलब उद्देश्य था उसी को बात। तो इसीलिए अगर जातियां खत्म करनी है, और मैं चाहता हूं खत्म, क्योंकि अब उस तरीके से ऑक्यूपेशन के आधार पे नहीं, तो जातियां अगर खत्म है तो हमें ही पहल करना होगा, क्योंकि सबसे पहले अच्छी चीज की शुरुआत अपने घर से होती है। और इसका एग्जाम्पल सेट किया था स्वयं सम्राट अशोक ने। उन्होंने चाहा था कि समाज में धर्म का प्रचार हो, तो उन्होंने सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने 2 पल सोचा कि अगर मैं कहूँ समाज के लोगों को, अगर कहूँ मैं वेदांत जी को, वेदांत जी अपना बच्चा को प्रचारक बनाइए ना, भिक्षु बनाइए ना, तो ये कहेंगे का अपना बचवा को तो घर में रखे हैं, मेरा बचवा को बोल रहे हैं जाने के लिए, अपना बेटवा को राजमहल में भोग करवाइएगा। हाँ, यही सोचेंगे ना कि अपना बच्चा को भोग करवाइएगा राजमहल में और मेरा बेटवा को कह रहे हैं प्रचारक बन जाने के लिए, ये सोचेंगे। ये बात सम्राट अशोक ने स्वयं सोची होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए उन्होंने इस काम करने के लिए किसी दूसरे को नहीं कहा, उन्होंने अपने ही बेटी संघमित्रा और अपने ही बेटे महेंद्र को प्रचारक के तौर पे भिक्षु बना करके धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेज दिया। तो इस अच्छे कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई? अपने घर से। जाति खत्म करने की शुरुआत कहाँ से होगी? नहीं, यहाँ पे तो लोग मान से चिल्ला रहे हैं आप दूसरे जाति करो, शादी करो दूसरी जाति में जाकर। 20-20 साल 25-25 साल जिन लोगों ने संगठनों में काम किए और जाति के खिलाफ बोला है और भाषण दिया है, उन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी, अपने बेटे की शादी, स्वयं की शादी अपनी ही जाति में किए हैं। यहाँ तक कि मेरा ही अपना दोस्त, 2 ऐसे दोस्त है मेरे जिन्होंने मंच मिल जाए ना तो ब्राह्मण को तो मतलब अगर उनको मिल जाए मंच तो ऐसे भाषण देते कि जैसे ब्राह्मण को चीर फाड़ देंगे, इतना आक्रामक उनके भाषण में। लेकिन जब शादी किए तो ब्राह्मण को बुला के किए, शादी किए तो अपनी जाति में ही किए। क्या कर लिया आपने? इससे क्या मिल गया आपको? इन चीजों से होने वाला कुछ नहीं है। तोड़ना है तो आप ही को तोड़ना है और आप ही कर सकते हो, कोई और मसीहा नहीं आने वाला है इस चीज को खत्म करने के लिए। जातियां टूटनी चाहिए। अब लोग इंटरकास्ट छोड़ दीजिए, हम तो इंटर रिलीजियन शादी करो, इंटरकास्ट शादी करो, इंटरनेशनल शादी करो, क्योंकि आज जमाना हो गया हाइब्रिड का।
हम खेतों में बीज भी लगा रहे हैं हाइब्रिड, ताकि ताकतवर हो। हमने बीच में मैंने बिजनेस करने के बारे में सोचा था, मेरा पोल्ट्री फार्म था, तो बकरे का बिजनेस करने के बारे में मैंने सोचा। तो एक व्यक्ति ने मुझे एडवाइस दिया कि भाई झारखंड की बकरी, झारखंड का और राजस्थान का दोनों का कंबाइंड नस्ल होगा ना, तो हाइब्रिड बच्चा आप वहां पे पालिए, क्योंकि वो साइज में भी बड़े होते हैं। झारखंड के जो बकरियां होती हैं वो छोटी होती हैं, अगर उधर के पालेंगे तो वो बड़े बड़े भी होंगे, और हाइब्रिड होंगे तो वो आपके किसी भी जलवायु में वो सेट कर जाएंगे। हाइब्रिड होंगे तो किसी भी जलवायु में सेट कर जाएंगे। और हाइब्रिड जो होता है वो ज्यादा टैलेंटेड होता है। बाघ का और शेर का मिला करके एक बच्चा हुआ, जिसे कहते हैं लाइगर। टाइगर और लायन के मिला करके एक बच्चा, हाइब्रिड बच्चा पैदा किया गया लाइगर, और वो टाइगर से भी और लायन से भी बड़ा है। उसके अंदर ताकत भी इन दोनों से ज्यादा बड़ा है। तो जितना इंटरकास्ट मैरिज करेंगे, इंटर रिलीजन करेंगे, इंटर कंट्री करेंगे, उतना ज्यादा हाइब्रिड बच्चा पैदा होगा, और तेज बच्चा पैदा होगा, ताकतवर बच्चा पैदा होगा, और कम बीमारी वाला होगा। अब मेरे घर में 50 बीमारी है, और उसी बीमारी वाले खानदान में शादी किए जा रहे हैं, तो और ज्यादा बच्चा कमजोर होते जा रहा है। तो हाइब्रिड शादी कीजिए। हम तो चाहते हैं कि जाति से बाहर जाकर शादी करें, लेकिन ये आरोप दूसरे पे ना लगाएं कि ये जातियां किसी खास व्यक्ति ने बनाई थी। किसी को बदनाम ना करे, किसी पे आरोप ना लगाए। ये बनाई भी आपने थी, और तोड़ना भी आप ही को होगा, कोई और तोड़ने आने वाला नहीं है। बस मैं यही बातें बताना चाहता था, और ये बात लगातार लोगों से सवाल आ रहे थे ऑनलाइन के माध्यम से भी, और यहाँ भी। इस विषय पे मुझे लगा कि बोलना चाहिए, तो मैंने ये बातें रखी, और आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अगर किन्हीं का सवाल है तो पूछ सकते हैं।